नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल खौफ की परछाई में। मैं हूं आपकी दोस्त सुषमा कुमारी। क्या आप जानते हैं कि जब इंसान दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे सुनसान जगहों पर जाता है तो वहां उसका स्वागत सिर्फ खूबसूरत वादियाँ नहीं करती बल्कि कुछ ऐसा भी करता है जिसकी कल्पना हमारी रूह को कँपा देती है। आज की हमारी कहानी किसी सुनी सुनाई कल्पना पर आधारित नहीं है। यह कहानी हमारे एक दर्शक अनुज ने हमसे शेयर की है, जिसके साथ लद्दाख के एक हाई अल्टीट्यूड वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन पर कुछ ऐसा घटना हुआ है जिसके उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दी। आज इस 20 मिनट के सफ़र में हम अनुज के रोंगटे खड़ा देने वाली उसकी आपबीती के एक एक पल को महसूस करेंगे। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का ये खौफनाक सफ़र आपको सोने नहीं देगा। अनुज को लद्दाख के इस हाई अल्टीट्यूड मॉनिटरिंग स्टेशन से टेक्नीशियन की नौकरी मिली थी। वो बहुत खुश था, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि यह नौकरी उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख बनने वाला है। उस बेहद अलग अलग और एकांत स्टेशन पर केवल 3 लोग रहते थे। पहले अनुज, जो कंप्यूटर और डेटा ट्रांसमिशन संभालता था। दूसरे थे रघु सर, एक बुजुर्ग शांत स्वभाव के सीनियर ऑब्जर्व जिन्हें पहाड़ों का लंबा अनुभव था। और तीसरा थे ताशी, जो वहीं के एक स्थानीय गांव के रहने वाले लोकल ऑब्जर्व और गाइडर थे। इस स्टेशन पर मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह शून्य था। बाहरी दुनिया से संपर्क का एकमात्र जरिया था एक वायरलेस कम्युनिकेशन रेडियो और बेहद ज़रूरी आपातकाल के लिए एक सैटेलाइट फ़ोन। वेदर स्टेशन का मुख्य केबिन अलग था और उसका रहने का कमरा यानी लिविंग क्वार्टर थोड़ी दूर पर था। अनुज का कमरा था हर रोज़ का काम, तापमान, हवा की रफ्तार और वायुमंडलीय दबाव को रिकॉर्ड रखना। केबिन का अंदरूनी नज़ारा, चारों तरफ कंप्यूटर स्क्रीन पर ग्राफिक्स चल रहे हैं। कमरे में एक बहुत बड़ी मोटी इंसुलेटेड शीशे की खिड़की है, जिसके बाहर सिर्फ धूप, अंधेरा और बर्फ उड़ती है। अनुज का केबिन एक सिंगल रूम मॉनिटरिंग यूनिट था। उसमें एक बहुत बड़ी खिड़की थी जो खास इंसुलेटेड मिरर ग्लास से बनी थी। यह खिड़की इतनी मोटी थी कि बाहर चल रही बर्फीली और नुकीली हवा की एक कतरा भी अंदर नहीं आ सकता था। इस खिड़की का मकसद केवल दिन की रोशनी को अंदर आने देना था। केबिन के भीतर लगातार धड़कती हुई मशीनें और सेंसर थे जो हवा के हर बदलते मिजाज को स्क्रीन पर दिखाते थे। स्टेशन का मुख्य एंटीना केबिन की छत पर ठीक ऊपर लगा था, जहां से सारे सिग्नल्स सीधे हेडक्वार्टर भेजे जाते थे। शुरुआत के 1 महीने तक सब कुछ बेहद शांत और सामान्य तरीके से बीत गया। अनुज को लगा कि यह नौकरी वाकई शांत और सुखद है, लेकिन लद्दाख के पहाड़ों का असली और खौफनाक चेहरा तब सामने आता है जब मौसम अपना रंग बदलता है और इंसानी दिमाग अकेलापन के जाल में फंसने लगता है। 1 महीने बाद अनुज की शिफ्ट बदल दी गई। अब उसकी डे शिफ्ट थी जगह नाइट शिफ्ट हो गई। लद्दाख की रातें इतनी सुनसान और खौफनाक होती है कि दिल की धड़कनें भी साफ सुनाई देने लगे। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। बाहर सूखी बर्फीली हवाएं किसी जंगली जानवर की तरह चीख रही थी। चारों तरफ केवल स्नेहा, अंधेरा और जमा देने वाली खामोशी थी। पहली कुछ रातें तो सामान्य रही, लेकिन फिर आई वो भयानक रात। रात के करीब 2 बजे अनुज केबिन के अकेला बैठकर किताब पढ़ रहा था। तभी अचानक कोने में रखे वायरलेस रेडियो से अजीब सी गिल्स की आवाज़ सुनाई दी। अनुज ने सोचा कि बर्फीली तूफान की वजह से सिग्नल में खराबी होगी, लेकिन तभी उस स्टैटिक शॉक के बीच से एक बेहद कमज़ोर और ठंडी आवाज़ उभरी। लद्दाखी भाषा में किसी ने कहा, नगा ख्याहा दुख, यानी मुझे बहुत ठंड लग रही है। अनुज डरकर कॉफ़ी मशीन के पास जाता है। जैसे ही कॉफ़ी मशीन ऑन होती है, रेडियो से फिर आवाज़ आती है,
अनुज जब खिड़की के शीशे में रिफ्लेक्शन देखता है तो उसके ठीक पीछे एक बर्फ की तरह सफ़ेद लड़का खड़ा दिखाई देता है। अनुज का पूरा शरीर कांप उठा। उसने लद्दाख में रहते हुए थोड़ी बहुत स्थानीय भाषा सीख ली थी, इसलिए उसे उस वाक्य का मतलब साफ समझ आ गया था। वो रेडियो के करीब गया और लगभग 10 मिनट तक सुनता रहा, पर उधर से कोई दोबारा नहीं बोला। खुद को तसल्ली देने के लिए उसने सोचा कि यह उसकी नींद की कमी और वहम का नतीजा है। वो कॉफ़ी बनाने के लिए जैसे ही मशीन की तरफ बढ़ा, मशीन ऑन करते ही रेडियो फिर से चालू हो गया। इस बार आवाज़ बहुत साफ और नज़दीक से सुनाई दे रही थी। नंगा रोक्स क्याबा नाग, यानी मुझे बचा लो। यह कोई आम रेडियो नहीं था दोस्तों, यह एक विशेष एन्क्रिप्टेड मिलिट्री ग्रेड रेडियो था जो केवल हेडक्वार्टर की फ्रीक्वेंसी पकड़ता था। इस पर किसी बाहरी नागरिक या रैंडम सिग्नल का आना तकनीकी रूप से असंभव था। अनुज दहशत के काँप रहा था। जैसे ही उसने कॉफ़ी का कप उठाने के लिए अपना रुख बदला, उसकी नज़र इंसुलेटेड खिड़की के शीशे पर पड़ी। उस शीशे के रिफ्लेक्शन में अनुज को अपने ठीक पीछे एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। उसकी चमड़ी बर्फ की तरह सफ़ेद थी, आंखें धंसी हुई थी और वह बिना पलक झपकाए अनुज को घूर रहा था। अनुज ने डर के मारे चीखती हुई अपनी आंखें बंद कर ली और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जब कुछ मिनट बाद उसने आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह अनुज ने सुपरवाइज़र से अपनी नाइट शिफ्ट बदलने की गुनाह लगाई, लेकिन सुपरवाइज़र ने कहा कि पूरा रोस्टर बदलना मुमकिन नहीं है। हाँ, तो उन्होंने अनुज की नाइट शिफ्ट को 30 दिनों से घटाकर 15 दिन कर दिया। अनुज ने सोचा कि अब उसे बस 14 रातों और काटनी है। उसने स्थानीय गाइड तासी से मदद मांगी और कहा कि क्या वो रात को उसके साथ केबिन में रुकता है। तासी बिना पैसे लिए राजी हो गया। अगली रात तासी और अनुज दोनों केबिन में थे। तासी उसे अपने गांव के किस्से सुना रहा था, जिससे अनुज का डर थोड़ा कम हुआ। कुछ घंटों बाद जब तासी वर्करूम गया तो अनुज तासी हवा लेने के लिए केबिन के बाहर निकला। बाहर कदम रखते ही उसे एक असहनीय सड़न की बदबू आई। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसका पैर किसी चीज़ से टकराया। जब उसने टॉर्च चमका कर नीचे देखा तो उसके पैर के पास एक कटा हुआ नीला पड़ चुका इंसानी हाथ पड़ा था। अनुज चिल्लाते हुए पीछे हट गया और बर्फ पर फिसल कर गिर गया। शोर सुनकर तासी बाहर आया, लेकिन जब उसने टॉर्च मारी तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो हाथ गायब हो चुका था। अनुज को यकीन नहीं हो रहा था कि वो हाथ कहाँ गायब हो गया, लेकिन तभी उसे दोबारा अपने बदल में वही कपा देने वाली बर्फीली सिरहन महसूस हुई। उसने जैसे ही तासी की तरफ देखा, उसकी रूह कांप गई। तासी का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा ठीक वैसा ही लग रहा था जैसे उसी रात खिड़की के रिफ्लेक्शन में देखा था। एकदम सफ़ेद, बेजान और शिफ्ट जैसे किसी लाश को मशीन तक डीप फ्रीजर में रखा गया हो। तासी बिना कुछ बोले अपनी तरह से थरथराते हुए अनुज की तरफ कदम बढ़ाने लगा। अनुज का शरीर पूरी तरह से शून्य हो चुका था, जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर लिया हो। लेकिन मौत को अपने इतने करीब देखकर अनुज के अंदर की जीने की इच्छा जाग उठी। उसने अपनी पूरी ताकत समेटकर तासी के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही तासी किसी गहरे हिप्नोसिस से जमाने की तरह झटके से होश में आ गया। उसने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ अनुज भाई, मैं यहाँ कैसे आया? अनुज बेहद डर चुका था। उसने तासी को कुछ नहीं बताया और दोनों चुपचाप केबिन के भीतर आकर अलग अलग कोने में दुबक गए। रात बीत रही थी।
अनुज ने हनुमान चालीसा को मोबाइल पर लूप से लगा दिया था। डर के मारे उसकी आंखें भरी हो गई। इतनी बीच तासी में सिगरेट पीने के लिए केबिन से बाहर निकला। अनुज खिड़की के शीशे से लगातार तासी पर नज़र रख रहा था, लेकिन तभी उसने जो देखा उसका दिल हमेशा के लिए थमने वाला है। तासी के ठीक बगल में अंधेरे से निकलकर वही सफ़ेद चमड़ी वाला लड़का आकर खड़ा हो गया। अनुज ने सोचा शायद वह तासी का कोई जानने वाला होगा, लेकिन इस बर्फीली तूफान में इतनी रात गए कोई इंसान कैसे आ सकता है। अचानक केबिन का भारी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और बाहर से लॉक हो गया। अनुज अंदर कैद हो चुका था। वो खिड़की पर हाथ मारकर चिल्लाने लगा, पर वो खिड़की पूरी तरह से साउंड ग्रफ थी। बाहर उसकी आवाज़ नहीं जा रही थी। अनुज बेबस होकर खिड़की से बाहर देख रहा था कि तभी तासी के बगल में खड़े उस लड़के के अपनी गर्दन को धीरे धीरे घुमाया और सीधे अनुज की तरफ देखकर एक बेहद चौड़ी, डरावना और अमानवीय मुस्कान दी। वो मुस्कान इतनी भयानक थी कि अनुज के सिर से असहनीय दर्द होने लगा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो केबिन के फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब अनुज की आंख खुली तो सामने सुपरवाइजर खड़े थे। केबिन का दरवाज़ा खुला हुआ था। अनुज ने घबराते हुए सबसे पहले पूछा, तासी कहाँ है? सुपरवाइजर ने जो जवाब दिया उसने अनुज के पैरों तले ज़मीन खिसक दी। सुपरवाइजर ने कहा, तासी वो तो 2 दिन पहले ही अपने गांव छुट्टी पर गया हुआ है और अब तक वापस नहीं आया। तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अनुज पूरी तरह सुन पड़ गया। अगर तासी 2 दिन से अपने गांव में था तो कल रात अनुज के साथ केबिन में जो बैठा था, जिसके साथ उसने बातें की थी और जिसने चेहरे पर उसे थप्पड़ मारा था, वो कौन था? इस सदमे में अनुज का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत नीचे गिर गया। उसे तुरंत भेस स्टेशन अस्पताल में ले जाया गया। जब वो थोड़ी ठीक हुआ तो वो केबिन में अपना सामान लेने लौटा। उसने सुपरवाइजर को सारी सच्चाई बताई। सुपरवाइजर ने हैरानी नहीं की, बल्कि एक उदास और असहनीय मुस्कान के साथ कहा, अनुज, इस वादियों में जो बर्फ़ की मोटी परतें तुम देख रहे हो, इसके नीचे ना जाने कितनी लाशें दफन हैं। कड़कड़ाती ठंड में कई लोग यहाँ दम तोड़ चुके हैं। यहाँ ऐसे अजीब अनुभव होना कोई नई बात नहीं है। जब मैं यहाँ नाइट ड्यूटी करता था तब मैंने और मेरे साथियों ने भी कई अजीब चीज़ें देखी हैं। सुपरवाइजर ने तो अनुज को बस चिल करने की सलाह दे दी, लेकिन आप ही बताइए, ऐसा खौफनाक मंजर देखने के बाद कोई चिल कैसे कर सकता है? अनुज ने वो नौकरी छोड़ दी और अब वह कम वेतन पर वेस स्टेशन में ही काम करता है, जहां वो पूरी तरह सुरक्षित है। ये घटना कोई सालों पुरानी नहीं है, बल्कि महज 1-1.5 साल पुरानी है। लद्दाख की वो खूबसूरत वादियाँ अपने सीने में न जाने कितने ऐसे राज और कितने रूहों को दफन किए हुए हैं जो आज भी जिंदा इंसान की गर्मी तलाशी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये रोंगटे खड़े देने वाली कहानी? अगर आपको पास से और कोई ऐसी सच्ची घटना या भूतिया अनुभव है तो जिसे आप दुनिया के सामने लाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी ईमेल आईडी पर हमें अपनी कहानी लिखकर ज़रूर भेजें। हम उसे अपनी अगले वीडियो में शामिल करेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि खौफ की परछाई कभी भी आपके पीछे आ सकती है। गुड नाइट।